ओके, सो गुड आफ्टरनून का टाइम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आज तो बड़े जोश में हो, है ना? हाँ, इसलिए। ओके, सो हम कितना कुछ करके आ चुके हैं। हमने डिफरेंसेस देखा था डिसिप्लिन्स का, जिसमें हम 4 कंप्लीट करके आ चुके हैं। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा कौन कौन सा? ओके, अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन से बताइए, आप सबने पढ़ा तो होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको क्या लगता है कि ये 4 जो हमने डिसिप्लिन किए हैं, 1 सेकेंड मैं लिख देती हूँ। पहला हमने देखा हिस्ट्री, देन हमने देखा सोशियोलॉजी, देन इकोनॉमिक्स एंड देन साइकोलॉजी। ठीक है, ये तो हमने देखा कि किसी ना किसी से बोरो कुछ ना कुछ तो किया ही हुआ है, ये तो हमने देख ही लिया। अब आप इन सब में से बताइए कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या लगता है कि एंथ्रो इनमें से सबसे ज्यादा किससे मिलता जुलता है? आपको लगा कि साइकोलॉजी से मिलता है, ठीक है। हाँ जी, आप सबको लगा कि किस किस को लगा सोशियोलॉजी से? नहीं, ज्यादा ज्यादा किससे? ज्यादा सोशियोलॉजी। सो इसका मतलब अब बचता है ये एंड ये 2 बचते हैं, ठीक है। सो अब अगर पर से देखा जाए, सो आउट ऑफ दैट 100% सोशियो कल्चर को हमने कितना परसेंटेज दिया था? एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो सिलेबस में हेड है। सो अब हम बोल सकते हैं कि इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा किससे मैच करता है? सोशियोलॉजी से। और बाकी सबसे भी कुछ ना कुछ लिया है, बट इससे सबसे ज़्यादा लिया है। अब यहाँ जब बात की जा रही है ह्यूमन बिहेवियर की, तो यहाँ वो सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी डेटा आप किसी के कल्चर रिलीजन से लोगे। अब हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन में हर पर्सन सेम नहीं होता, और हर पर्सन का जो बिहेवियर है, जो उसका मान लीजिए जो उसका वे है, वो भी सेम नहीं होता है। इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, सबसे ज़्यादा उसमें अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन किया होगा तो वो होगा सोशियोलॉजी। ये तो आप मानोगे, ठीक है। बट एक और, पहले तो मान लीजिए लॉ जो है, लॉ का तो हल्का सा ही है कि एंथ्रोपोलॉजी और लॉ जो है, या कोई उसको ला बोल देते हैं, वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन लॉ होता है। सो उसका उसके साथ क्या कंपैरिजन है। बट उसके बाद मेजर चंक ऑफ आर जो हमारा टाइम रहने वाला है, दैट इज डिवोटेड टू द पॉलिटिकल साइंस। अब आप सब ये तो मानोगे कि हु इज बेसिकली कॉल्ड एज द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। बट एरिस्टोटल इज समवन हु इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल साइंस एज वेल। पॉलिटिकल साइंस में उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट एंथ्रो को कॉइंड करने में सबसे ज्यादा या सबसे पहले उन्होंने ही बोला था। कब? 4th सेंचुरी BC में, जब उन्होंने फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी उनको बोला जाता है, या उन्होंने ये टर्म कॉइंड करी थी। सो इसका मतलब हम ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि इसी के बेसिस पे, मीन्स जो हमारा वर्ड है एंथ्रो, या पॉलिटिकल साइंस से जन्मा है। बोल सकते हो क्या आप? ऐसे बोल सकते हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप बोल सकते हो? प्रिंस इज सेइंग कि हमें क्या पता मैम। मैंने एक जस्ट आपको एक सिस्टम बताया है कि एरिस्टोटल इज द पर्सन हु हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द पॉलिटिकल साइंस related to the philosophy, thinking, this and that, and he is the person who has coined the term anthropology. तो दोनों का रिलेशन हो गया, एंथ्रो का पॉलिटिकल साइंस से रिलेशन हो गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप ये बोलो कि एंथ्रोपोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस का सबसे ज़्यादा रोल है एंथ्रो में? नहीं बोल सकते। वाई? क्योंकि एज ए इंडिविजुअल उन्होंने एज ए पॉलिटिकल साइंस अलग कंट्रीब्यूशन दिया, एज ए इंडिविजुअल एंथ्रो में अलग कंट्रीब्यूशन दिया। सो इस वजह से अब कहीं अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है ऐसे लिखा हुआ कि एंथ्रोपोलॉजी इज डिपेंडेंट अपॉन द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस ओनली एंड डिस्कस करिए इसको, तो आप उसमें इसको बहुत ज़्यादा देखिए, आप मेंशन कर दोगे कि हाँ ये सिमिलैरिटी है, आप मेंशन कर दोगे ये डिफरेंस है, बट आपका काम कहाँ बढ़ जाएगा? आपका काम बढ़ जाएगा कंक्लूजन में। सो कंक्लूजन में आपका काम बढ़ जाएगा, वहाँ पे बेसिकली आप इसको मेंशन करोगे। सो ये पूरा यूनिट करवाने से पहले मैंने बोला था कि आपका, क्योंकि आज का क्लास है, फिर सैटरडे आपको आंसर राइटिंग ट्राई करना है। देखिए ट्राई हर एक को करना है, अच्छा लिखो बुरा लिखो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, अच्छा किसी का भी नहीं होगा, सबका कैसा होगा?
नहीं, अभी क्या है, अभी आपको सैटरडे को क्लास नहीं होगा, सैटरडे को आपको अपने घर पे ही लिखना है और फिर आपको वो मुझे सबमिट करवा देना है, उसके बाद मैं आपको मॉडल आंसर दूंगी उसका। सो सबसे पहले हम आज पहले बात कर लेते हैं कि आपको आंसर राइटिंग बेसिकली जीएस की अलग होती है एंड आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसकी अलग होती है, और हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की अप्रोच लिखने की अलग होती है। इसीलिए जो फ्री की रेवड़ी खाने आए हैं उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। देख सकते हो, मिलेगा नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज। सो अभी बेसिकली क्या है, हर एक आंसर आपको स्टार्ट करना होता है। सबसे फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास क्या है एज दी स्टूडेंट एंड एज द टीचर ऑफ द एंथ्रो, कि सबसे पहला एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टर्म में एक लाइन के आते हैं, उससे बड़े लाइन के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इट मीन्स जो पूछा गया है उतना लिखना है, उससे ज़्यादा ना तो दिमाग लगाना है, ना इधर उधर के इन्फ्रेंसेस निकालने हैं। फाइन, ना तो अब आपको बहुत ज़्यादा कंक्लूजन में दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा इंट्रो में दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये बेस्ट एडवांटेज है एंथ्रो के स्टूडेंट्स के पास। इस वजह से आपको अगर मान लीजिए कोई भी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे बेसिकली इसमें, बट मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन लेके बता देती हूँ। ये मैंने आपको प्रोवाइड भी करवाए हुए, यूनिट जो 1.2 है उसका मैंने प्रोवाइड करवा दिया, 1.1 का बचता है। सो 1.2 का आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, PYQ आपके 1.2 वाले पार्ट 2 में पीछे दिया होगा, हाँ ना, दिया हुआ है ना PYQs। सो इस चैप्टर से इतना ही आया है पहले, इससे ज़्यादा आया नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि अगर कोई एकदम स्टार्ट करे पढ़ना तो उसे ये आना चाहिए। सो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हम देखेंगे, इलेबोरेट द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड इल्यूसिडेट इट्स यूनिकनेस इन द फील्ड ऑफ अदर सोशल साइंसेस। अब जो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इट इज़ कनेक्टेड विद द 1.3 यूनिट एज वेल, क्योंकि 1.1 यूनिट में मीनिंग देखा था हमने, स्कोप एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सेकंड में डिफरेंसेस विद अदर डिसिप्लिन्स, एंड थर्ड में आप देखते हो स्कोप एंड रेलिवेंस। तो थर्ड यूनिट के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ना था, बट हम इसकी ब्रांचेस जो हमने देखी थी तो वही इसका क्या है, स्कोप है, बस वो थोड़ा सा इलेबोरेट होके आ जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन को देखिए और ये पढ़िए कि क्या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। इस क्वेश्चन के 20 मार्क का ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग लगाना से मेरा मतलब है कि आप ये सोचो कि इसमें लिखना क्या है। यूजुअली क्या होता है ना, अगर अभी तक तो आपने आंसर राइटिंग करी नहीं है, अगर जीएस की करोगे ना तो क्वेश्चन देख के ये दिमाग चकरा जाता है कि इसमें लिखें क्या या इसमें लिखना क्या है। इस वजह से ये मेन एडवांटेज है हमारे पास। सो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सबने देख लिया। इट मीन्स इसका और पूछा क्या हुआ है, दो चीज़ें पूछी हुई है, पहला स्कोप एंड दूसरा यूनिकनेस इन द फील्ड ऑफ अदर सोशल साइंसेस। हाँ, यूनिकनेस बताना है बेसिकली कि वो यूनिक कैसे है इनसे, ठीक है। हाँ, सो अब आपको ये डिवाइड कर लेना है 10-10 मार्क के हिसाब से। इसको करने के लिए आपके पास पेजेस कितने होंगे, 4 पेजेस होंगे अप्रोक्स, 4 पेजेस। अब हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। ठीक है, ये 4 पेजेस हो गए। क्वेश्चन आपने देख लिया कितना है, 20 मार्क का है। दैट मीन्स 10 मार्क एंड 10 मार्क। देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको कि यूपीएससी कोई स्टैंडर्ड नहीं बता के देता कि ऐसे आप आंसर लिखोगे तो ऐसे आपको मिलेगा। इस वजह से मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप कम बुरा लिख दो दूसरे से, क्योंकि सबका बुरा है, क्योंकि एक प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड नहीं है ना, उनका मेजरमेंट है कि ये इस तरीके से स्टूडेंट ने लिखा होगा तो अच्छा रहेगा। बट जो भी टॉपर से हमें फीडबैक मिल रहा है ना, उससे ये पता चलता है कि पॉइंट बेस्ड लिखे और बहुत ज़्यादा आप डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखे तो आपको एडवांटेज मिल जाती है। अब सबसे पहले आपने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप पूछा है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना होता है, इंट्रो से करना होता है। सो आप दोगे क्या, इंट्रो। इंट्रो कितना होना चाहिए, 25% ऑफ योर पेज का डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रो को मिलना चाहिए। देखिए जो मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, आप इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आंसर आज ही से मीन्स कल से ही वैसे ही लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपका ऐसा ही अप्रोच बन जाएगा।
फिर आपका दूसरों की तरह वो कहीं उसका इंट्रो पहुंच रहा है, इंट्रो फिर देखा आधे पेज तक पहुंच गया, इंट्रो ही खत्म नहीं होके दे रहा, पहला पेज इंट्रो ही रह गया। सो ये सब कुछ चीज़ें नहीं करनी है। मैंने क्या बोला था, जो इंट्रो मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है 1.1 में, वो आपके 1.1, 1.2, 1.3 सब में यूज हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 2 से 3 लाइन का, इससे ज़्यादा नहीं है। समझ रहे हो? सो अब इस आंसर को बेसिकली आप कैसे लिखोगे, इस आंसर का यहाँ आपने लिख दिया इंट्रो। अब एक बात और, फर्स्ट टाइम आपको ये लगेगा कि हर चीज़ रटने की है, पर मैं आपको बता दूं कुछ भी चीज़ एंथ्रो में रटने की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे, आप बार बार जब रिवाइज करोगे तो उससे वो चीज़ें इनबिल्ट हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर। अगर आपको लगे कि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि जीएस पेपर में आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है, तो उसमें जो पॉइंट होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे, बट एक बार आप याद करोगे उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि टेररिज्म को कैसे कर्टेल किया जा सकता है, सो वो पॉइंट जो है एक बार तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, 2 बार आपको पढ़ने पड़ेंगे, तीसरी बारी आप उसमें अपना थोड़ा बहुत जोड़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग से डाल दोगे। सेम यहाँ भी ऐसा होता है कि कोई प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड नहीं है, जस्ट आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीज़ें डाल देनी है, और वो आपको एक बारी 2 बारी जब सब्जेक्ट के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा इनबिल्ट हो जाएंगी। सो प्लीज़ कोई ऐसे स्ट्रेस मत लेना कि रट्टा लगा के लिखना पड़ रहा है। सिर्फ आप जो पढ़ा है वो उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके लिखना, और कोई भी ऐसे मत सोचना कि आपको सेंटेंसेस बहुत अच्छे अच्छे बनाने हैं या सेंटेंसेस बहुत ऐसे बनाना है कि सेंटेंस एकदम परफेक्ट आपका सेंटेंस निकल के आए। ऐसा नहीं करना है किसी को भी। क्यों? क्योंकि और एक और सबसे बड़ी बात मैं आप बोलूँगी कि शॉर्ट सेंटेंस लिखिए। वो पर्सन जिसे लग रहा है कि उसे इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है और ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, इवन जिसको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो सकती, फिर भी आई वुड सजेस्ट यू टू राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। बाय द वर्ड शॉर्ट सेंटेंसेस आई मीन कि बहुत बड़े वो वेयर एज, दीज, बट करके फिर पूरा सेंटेंस चला दिया, ऐसे नहीं करना। शॉर्ट सेंटेंस रखना, छोटे सेंटेंस रखना। इंट्रो आपका हो गया, आपके पास है, उसको एक बार पढ़ोगे, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके लिख दोगे, फाइन। उसके बाद इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे क्या, स्कोप। कैसे लिखोगे? ऐसे मान लीजिए या तो हैशटैग लगा दीजिए, हैशटैग नहीं लगाना है तो नॉर्मल इसको ऐसे ही रख लीजिए, नॉर्मल इसको ऐसे ही रख लीजिए। ऐसे रख के आप नॉर्मल बस इसमें डालिए कि स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए और यहाँ पे उसका स्कोप लिख दीजिए। स्कोप में बेसिकली इसकी 4 ब्रांचेज हैं वो आती है। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आप, फर्स्ट, सेकंड यहाँ आ गया, थर्ड यहाँ आ गया, आपके पास सपोज करो 60% पेज आपको बचाना है, 40% पेज में आपको लिख देना है। यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए एक डायग्राम। अब मुझे बता दो कौन सा डायग्राम? स्कोप वाला, ब्रांचेस वाला, तो वो यहाँ पूरा सेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ क्या बचता है? डायग्राम भी बनाना है। लिखोगे आप उसमें, तो अभी आपको स्कोप अभी आता नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं लिखने को, ये मैंने स्टैंडर्ड लिया है। स्कोप आप 1.3 यूनिट के बाद लिख पाओगे, हर एक पर्टिकुलर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दूंगी ना बताने को। डायग्राम क्या करते हैं, डायग्राम मान लो कि कोई आपका अंदर का नहीं पढ़ रहा, तो डायग्राम से वो आपको देख रहा है। क्या हो कि इसी चीज को आप ऐसे करो, ये बादल एंड फूल पत्तियां, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। क्यों? इसने स्पेस खाया है आपका। ये नाम ही तो आपने लिखने हैं, ये नाम आप इधर लिख चुके हो हेडिंग में, ये लिख के यहाँ क्या हो जाएगा। बट वो जो डायग्राम आपने फर्स्ट उसमें बनाया है, जो आपके पूरे के पूरे एंथ्रो को डिस्क्राइब कर रहा है, वो यहाँ लिखता आता हुआ कितना अच्छा लगेगा। पूरा का पूरा लिखना है, नहीं पूरा स्टार्ट से स्टार्ट करना है आपको शुरू में। उसके बाद आपको स्टडी ऑफ मैनकाइंड देन नोड लिखना है, उसके बाद ब्रांचेस तक लिख दोगे, इसमें उतना काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ आ गया क्या आपका डायग्राम, जो वो फर्स्ट क्लास में बनवाया था। 1.1, 2, 3 तीनों में यूज हो जाएगा। अब ध्यान ये दीजिए, अब आपको लगेगा कि रिपीटिशन हो जाएगी, सो इस चीज़ का मैं आपको एश्योरेंस दे रही हूँ कि 1.1, 2, 3 तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा।
पूरे पेपर में एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा, तो वो एक डायग्राम कोई से ना कोई से क्वेश्चन में तो सेट हो ही सकता है। समझ रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हो आप सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में देखिए उन्होंने क्या बोला, और एक और बात, वर्ड आते हैं आपके, डिस्कस आ जाता है, क्रिटिकली एनालाइज आ जाता है, इलूसिडेट आ जाता है, कंपेयर आ जाता है। तो इन वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने की? क्योंकि ये वर्ड अपने आप में कुछ होल्ड नहीं करते हैं, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। इन्होंने बोला है कि आप बताइए यूनिकनेस क्या है इन द फील्ड ऑफ अदर साइंसेस, अदर सोशल साइंसेस से एंथ्रोपोलॉजी कैसे बेहतर है, कैसे यूनिक है। सो अब इसको करने के दो तरीके हैं। आपको अपने आप को अच्छा बताना है दूसरे से, या तो आप दूसरे की बुराई करके अच्छा बता लो, या आप अपनी अच्छाई करके अच्छा बता लो। सो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? आपके पॉजिटिव माइंडसेट को दिखाएं। तो क्वेश्चन में आप क्या करो, आप खुद को अच्छा दिखा के फिर इस आंसर को, मीन्स आपको क्या करना है, एंथ्रोपोलॉजी को ज़्यादा अच्छा दिखाना है। मीन्स आप इसका कंपैरिजन करके, सोशल साइंसेस में क्या क्या आ सकता है, साइकोलॉजी को डाल दोगे, सोशियोलॉजी को डाल दोगे, इवन पॉलिटिकल साइंस का भी थोड़ा पोर्शन आप लिख सकते हो। लाइफ साइंसेस जो आज हम करने वाले हैं उसको फोर हेड बना दिए कि दीज आर दी सोशल ब्रांचेस। कौन कौन सी? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड लाइफ साइंसेस। ये चार सोशल साइंस से रिलेटेड है। अदरवाइज वो क्या हो गई, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वो थोड़े साइंटिफिक हो गए, उसको साइड में करेंगे। करके फिर आप डाल दो कि यहाँ पे हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज बेटर देन दी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आप बोलोगे कि सिर्फ ये उनका वही वाला बिहेवियर दिखाता है रिलेटेड टू देयर रिलीजन, कास्ट, दिस एंड दैट, बट एंथ्रो कनेक्ट करता है उनको अदर, मान लो कि सोशल एस्पेक्ट को उनके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ देख के चलता है ना, या फिर वो उनकी आर्कोलॉजी को उनके लिंग्विस्टिक कल्चर के साथ मिक्स करके चलता है। सो ये सारी एडवांटेजेस हैं, यहाँ मेंशन किया। इतना स्पेस आपको छोड़ना है, अगेन 25%। फॉर व्हाट? फॉर कंक्लूजन। सो इन द कंक्लूजन यू कैन राइट एनी, जो या तो कंक्लूजन जो मैंने प्रोवाइड करवाया वो डाल सकते हो, या फिर आपको कहीं से इसमें कंक्लूजन में अगर आप किसी का नेम मेंशन करना चाहो तो किसी, मान लीजिए आप मेंशन कर सकते हो E.B. टेलर का, L.H. मॉर्गन का, ऐसे तो एक दो तो ऐसे हैं। देखिए मान लीजिए फर्स्ट 3 यूनिट से रिलेटेड, उसमें या तो अरिस्टोटल का नेम डाल देना, या E.B. टेलर का डाल देना, या L.H. मॉर्गन का डाल देना। इन तीनों का किसी का भी नेम डाल देना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? सो इस तरीके से बेसिक आपने यहाँ पे कंक्लूजन लिखने की अप्रोच होनी चाहिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड, पॉजिटिव। उसमें आपको या तो सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है। इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है? दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग कि यूनिकनेस क्या है। इट मीन्स दिस क्वेश्चन वांट समथिंग पॉजिटिव पॉइंट रिलेटेड टू द एंथ्रोपोलॉजी। सो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको उसमें उसका पॉजिटिवनेस दिखानी होगी कि किसी टेलर ने, या टेलर बोल रही हूँ कि किसी थिंकर ने, जैसे E.B. टेलर, उन्होंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट डाल दिया, ऐसा पॉइंट रिलेटेड कि वो जो ये शो कर रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में बोला था कि ये तो नॉलेज है, साइंसेस है, ये सब कुछ ही, ऐसा आप इसमें कोट कर सकते हो आराम से। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है, आप अपने इन नोट्स के साथ में हर एक यूनिट के बाद एक खाली पेज छोड़ते जाया करो। हर एक यूनिट के बाद 1.1 खत्म हुआ, एक पेज खाली छोड़ दिया। सो उस खाली पेज में अब आपको करना क्या है, उसमें लिखना है कि इन द इंट्रो आई एम गोइंग टू यूज दिस, in the body I will use this diagram, in the conclusion I will use this tagline या फिर this quote of this thinker। ये क्या होगा, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड जो फ्री की रेवड़ी खा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप चुराओगे हमारा टेक्निक। हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मीन्स हर एक का कंक्लूजन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से चूज करोगे उसको। सो ऐसा आपको अपना स्टैंडर्ड बना लेना है। इस तरीके से आप करोगे, आपको 0% भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ना आंसर लिखने में, और ना ही आपको अपना आंसर स्ट्रक्चर करने में, और ना ही आपको मार्क्स फैच करने में। वाई? बिकॉज अदर टाइम लगाएंगे, आपका टाइम ऑलरेडी डिसाइडेड है। हाँ जी, व्हाट अबाउट यू नेहा? वो जो क्या बोलते हैं कि बादल बना हुआ है थॉट्स का, क्या चल रहा है उसमें? कुछ तो चल रहा है। हाँ, मुझे सच्ची में
मतलब क्या होता है ना कि भरोसा टूट गया, वो टूट चुका है अभी। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, अभी समझ आया आपको? इसी अप्रोच के साथ आपको करना है। अभी आप क्या करिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने माइंडसेट से, ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अपने पेजेस पे उतार लीजिए। एक सुंदर सा पेज होना चाहिए, बिगिनिंग में लगा लेना अपने नोट्स के कि अप्रोच फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है, सो दैट कि कभी आपको डिफिकल्टी ना आए आंसर स्ट्रक्चर करने में। एंड इन एंथ्रोपोलॉजी इट वुड बी बेटर अगर आप पॉइंट बेस्ड लिखो। पॉइंट बेस्ड एकदम से डायरेक्ट दिख जाता है, पैराग्राफ में खिचड़ी बना के मत लिखना, ठीक है ना। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख लीजिए ऐसे कि 25%, देन ये 60%, देन अगेन 25%। और एक दिन में प्रो नहीं हो जाओगे आप, ना ही एक दिन में स्पेस को ढंग से यूज करना आ जाएगा। बट देखिए कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस से ही ये आएगा। जिसकी राइटिंग छोटी छोटी है उसको वर्ड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा देना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे कि ऐसे लिखा ना, जिसकी राइटिंग नहीं, बोलो मैम मेरी राइटिंग छोटी छोटी है तो मैं कैसे लिखूं। तो मान लो स्कोप ऐसे, अगर मान लो बहुत छोटी है ऐसे है और वो ऐसे लिख दे स्कोप ऑफ, तो इसकी बजाय ऐसे लिखो, स्पेस वर्ड्स में ज़्यादा दे दो, उससे थोड़ा खुला खुला और थोड़ा बड़ा दिखेगा। हाँ, वो बीच के गैप भी थोड़े ज़्यादा कर दो। देखो एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट आप ये देखिए आज स्टार्ट करा है और जब ऑप्शनल एंड हो जाएगा तब एंड करोगे, तब क्या इंप्रूवमेंट रहेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इस तरीके से ही आपको आंसर लिखना होगा। मैं क्वेश्चन डाल दूंगी आपका, जैसे भी हमारा ग्रुप बनेगा उस पर, तो आप सबको देखिए, किसी को शर्माना नहीं है। कुछ ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैम मेरा पर्सनली ऐसे चेक कर दो, और मेरे को बाकी सब क्या बोलेंगे। देखिए सब ने एक साथ स्टार्ट किया है और आपको दूसरों का भी पढ़ना है, उसके भी पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट देखने हैं और अपने भी पॉजिटिव नेगेटिव देखने हैं और इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, हाँ जी। सो चलिए अब, हाँ जी हाँ जी, आप जो बोलोगे, आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ चलिए पहले नेहा के व्यूज जान लेते हैं। हाँ जी नेहा, कोई विशेष टिप्पणी करना चाहोगे? कुछ तो करनी पड़ेगी। हम्म, बनाऊं? नहीं बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, कोमा बनाना है या नहीं बनाना है? अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी शिवम, इन यूनिकनेस व्हाट विल यू राइट? सबसे पहले आप बताओगे कि हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज बेटर देन द सोशियोलॉजी। उसमें आप बोलोगे कि इन द सोशियोलॉजी इट इज unique from the sociology. Why? Because in the sociology we only consider the cultural, religious, other parts related to the society which are restricted to the social behavior. But in the anthropology you combine the socio part with the biological evolution with the linguistic parts. So in that particular thing we are just trying to connect, or we are just trying to understand their culture
with some particular factual points. If their biological evolution is like that, then their language will be like that. So ये particular thing आपको लिखने हैं हर एक पर. हाँ जी हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं. अरे मेरी बात सुनिए, ये जो क्वेश्चन है 1.3 यूनिट जब हो जाएगी फिर होगा, इसलिए अभी ये नहीं दूंगी लिखने को. ये जस्ट मैंने उठा लिया था समझाने को. अभी इसका कंटेंट नहीं है आपके पास, अभी मिलेगा आपको. चलिए अब आप सब लिख लीजिए द 5th वन, एंथ्रोपोलॉजी एंड लॉ. लॉ बेसिकली क्या करता है, इट प्राइमरी डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट. फाइन, अब वो लीगल एस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट किसी भी पर्टिकुलर एक्ट की लीगैलिटी क्या है उसको लॉ चेक करता है. समझ रहे हो आप सभी. बट अगर हम बात करें वो लॉ किससे रिलेटेड है, ह्यूमन काइंड से. बनाए किसने हैं, किसके लिए बनाए हैं. सो डेमोक्रेसी के लिए क्या बोला जाता है, इट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल, सब कुछ लगा दो, फ्रॉम द पीपल. सो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपल एंड एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट द ह्यूमंस. एंड these laws they are made by the humans for the humans. So that's why जिस पर्सन ने बनाए हैं उसका माइंडसेट, उसकी आइडियोलॉजी एंड जिनके लिए बनाए गए हैं उनकी आइडियोलॉजी दैट शुड बी मैच्ड. अब मुझे आप एग्जांपल के तौर पे बताइए, फार्म लॉ बनाए किसने थे, गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, है ना. एंड यू जस्ट टेल मी किसके लिए बनाया गया था. अब उसको कर दीजिए आप साइड में. अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए आपको क्या लगता है कि फार्म लॉ, चलिए मुझे बताइए फेवर में कौन कौन है आप सब में से, हाथ खड़ा करिए. फार्म लॉ के फेवर में 1 2 3 4 5, ओके 6. एंड अगेंस्ट में, अच्छा पता ही नहीं है बेसिकली क्या है. हाँ जी, देखिए दोनों ही होगा, मेरिट डिमेरिट दोनों ही होगा. चलिए अगर, अच्छा चलिए आप कोई खुद से कोई लॉ बताइए. अच्छा दैट वाज आर्टिकल बेसिकली, मैं लॉ की बात कर रही हूँ. हाँ, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, वो भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, सिंपल नहीं नहीं ज़्यादा हो जाएगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सिंपल लेके चलती हूँ, वो भी ज़्यादा हो जाएगा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी नहीं. आरटीआई एक्ट भी तो है. अच्छा चलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 उसको लेके चलूँ, राइट टू एजुकेशन को लेके चलूँ. इससे सिंपल तो नहीं होगा कुछ, हाँ नहीं होगा. सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005, उसमें क्या किया गया कि हर एक पर्सन को जो कि उस एज में है 6 to 14 का एज में है, उस पर्टिकुलर पर्सन को हमें एजुकेशन का राइट दिया जाना चाहिए. यस, ये दिया गया है इसमें. अब इसकी वजह से, इस एक्ट की वजह से जो भी मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर बर्डन आएगा. इफ एनी पर्सन इज नॉट एबल टू अफोर्ड द एजुकेशन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बर्डन आएगा. वो बर्डन ऑटोमेटिकली किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट पैसा कहाँ से देती है, पब्लिक कहाँ से देती है, टैक्स. तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये जो पूरा का पूरा ये घूम रहा है, ये कहाँ आके बंद हो जाता है, ह्यूमन के ऊपर. कि एक लूप इधर से ही स्टार्ट हुआ है और इधर ही आके खत्म हो गया है. अब एंथ्रोपोलॉजी में अगर मैं बोलूँ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ, क्या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, सोशियो कल्चरल हो सकता है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, तो क्या पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं हो सकता. एंथ्रोपोलॉजी मीन्स, अब मुझे ये बताइए, आप सबने
खुद भी घर पे फील किया होगा कि पर्टिकुलर हम कुछ ना कुछ ऐसा डिटरमाइन करके रखते हैं, सबकी फैमिलीज में होता है कि मान लीजिए अगर आपने बैठे बैठे आप सिर्फ पैर हिला रहे हो, देखिए सुपरस्टिशन भी हो सकता है, बट ये आपने खुद भी फील किया होगा, ऐसा बोला जाता है अगर आप बैठे बैठे पैर हिला रहे हो तो घर में दरिद्रता आती है। एंड दैट दरिद्रता इज बेसिकली कि आपका जो पॉजिटिवनेस नहीं आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें यह शो किया जाता है कि इफ यू आर नॉट बेसिकली परफॉर्मिंग इन द राइट वे, तो उससे आप अट्रैक्ट कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी को। सो क्या ये आप अगर बनाया जाए तो क्या ये एंशिएंट पीपल के द्वारा लॉ ऑफ लैंड नहीं बनाया गया है, लॉ ऑफ बिहेवियर नहीं बनाया गया है, और अब आज के ह्यूमन उस पर्टिकुलर थिंग को अप्लाई करते हैं। आप में से अगर आपके मम्मी पापा या किसी दादा दादी ने टोका आपको कि पैर नहीं हिलाना है, तो आप क्या करोगे? ज्ञान देने लगोगे। ही इज वेरी ऑनेस्ट, ज्ञान देने लगोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दिस एंड दैट, और उन्हें 1000 चीजें सुना दोगे। वाई? बिकॉज अब ह्यूमन आइडियोलॉजीज चेंज हो चुकी है, बट लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द बिहेवियर ये बहुत पहले से चला आ रहा है और अब तक चला आ रहा है। सो कैन आई से political anthropology is nothing but the law of the behavior? So I can write here political anthropology, which is basically law of behavior, and this law which deals with the legal aspect is in association with political anthropology. So I can connect the law with the political anthropology and I can show the similarities between these two words. Agree करोगे सभी? हाँ जी। सो लिखिए। हाँ, आपका मन बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। कंपटीशन कमीशन एक्ट को कैसे समझा? बेसिकली हाँ, पहले ना मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एक्ट होता था, उसको फिर चेंज करके बना दिया क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर जो बॉडी एंड कंपटीशन एक्ट 2002 ये बना दिया गया। अब उसमें बेसिकली क्या किया गया कि अब ना यूजुअली क्या होता है, मोनोपोली एक टर्म बोली जाती है जिसमें ये होता है कि बनाने वाला सिर्फ एक है कोई भी प्रोडक्ट और खरीदने वाले 1000 है। सो जो बनाने वाला है वो कितना भी उसका प्राइस रख ले, खरीदने वाले उसको ज़रूर खरीदेंगे। ठीक है, अब वो क्या हो गया? वो हो गया आपका लॉ, कंपटीशन एक्ट। अब उसको आपको पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ कनेक्ट करना है। अब आपका जो मोनोपोली वाला एक्ट था उसको तो हमने कर दिया एंड। अब समझिए उसको एंड क्यों किया गया? उसको एंड इसीलिए किया गया सो दैट कि जो कंज्यूमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब मान लो ज़रूरत की चीज़ है और एक ही पर्सन बनाने वाला है और वो किसी और को बनाने भी नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से उस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब कोई और है भी नहीं बनाने का, आपको लेना ही पड़ रहा है। तो अब वो यूजुअली क्या बोला जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या उनसे जो आपने रिसोर्सेज जो भी आपने क्रिएट किया है उनके ऊपर इक्वल राइट होना चाहिए। एक वर्ड बोला जाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द बिहेवियर, इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, that's why that is related to the political anthropology। and उसी लिए मोनोपोली एक्ट को कट करके कंपटीशन एक्ट लाया गया 2002, that is to promote the competition so that कि उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट जाए वो किसको मिले? कंज्यूमर को। so that's why we can connect it, किसी भी लॉ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप बोलोगे ना CRPC, CPC, हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप एक पर्टिकुलर राइट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो सो दैट कि आपका जो NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ज़्यादा हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट पता है आप सबको? जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ा है उनको पता होगा, आप सबको नहीं पता। आपको पता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? अच्छा, इसको आप होल्ड करो। आपका ये जो NPA वाला कॉन्सेप्ट इनको नहीं आ रहा है तो और बाकी ऑनलाइन उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा ये, बट क्या है हर एक एक्ट के साथ कर सकते हैं। क्लास के बाद उससे मैं आपको कनेक्ट करके बता दूंगी। ठीक है, ओके। चलिए लिखिए आप सभी। लॉ primarily deals with
legal aspect which is an integral part of political anthropology. So basic function is to maintain ethical order by the set of social as well as legal obligations. नेक्स्ट लिखिए आप इसमें हैशटैग सिमिलैरिटीज बिटवीन एंथ्रो एंड लो. सिमिलैरिटीज बिटवीन एंथ्रो एंड लो. पहला क्या आ जाएगा? बोथ स्टडी लीगल एस्पेक्ट. नेक्स्ट लिखिए all the societies have legal mechanism. All the societies have legal mechanism. ओके. थर्ड लिखिए cultural evolution have legal institutions. अब ये थर्ड वाला समझा देती हूँ, बाकी दो इजी हैं, वो तो हम एक्सप्लेन करके जा ही चुके हैं. कौन से वाले में? डील्स विद लीगल एस्पेक्ट विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी. ऑनलाइन वाले वो कल इनके लिए क्या सॉन्ग आया था, हमने डेडिकेट किया था इनको? नहीं, वो तो इनके लिए है. वो भी नहीं था. नहीं, वो तो उनके किनके लिए था? ये जेपी के लिए था वो तो. अरे वंश ने याद करवाया था, गुमनाम है कोई. हाँ, तो इनके लिए यही है, गुमनाम है कोई, गुमनामी के अंधेरों में. थर्ड वाला पॉइंट समझा देती हूँ मैं. थर्ड वाले पॉइंट में क्या है कि जो भी कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है वो किसी ना किसी लीगल इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है. अब आपके जो भी मान लीजिए जिस भी तरीके के आपके लॉ रहते हैं ना, उसी तरीके के आपके कल्चर इवॉल्व होते हैं. अब आप पर्टिकुलर किसी भी लॉ को ले लीजिए. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक वर्ड आता है कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट मीन्स व्हाट? जब हमारी जुडिशियरी किसी एक पर्सन को फांसी की सजा सुना देती है, दैट वर्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज द कैपिटल पनिशमेंट. कि मतलब किसी को मौत की सजा सुना देना इज कैपिटल पनिशमेंट. अब लॉ ऑफ द लैंड क्या बोलता है? अच्छा, ये बोला ही जाता है, ये वर्ड कैपिटल पनिशमेंट ये दिया ही जाता है. अभी ये जुडिशरी ने दिया है, सो वी कैन नॉट आस्क फॉर. सो अभी बेसिकली क्या है कि लॉ ऑफ द लैंड इज लाइक दैट कि द लाइफ इज गिवन बाय द गॉड. इट इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट that is being provided by the God. If any person is doing suicide or if any person is taking the life of the other, so वो law of the land के against है, ये माना जाता है. बट जो जुडिशरी है that is also human kind. अब मान लीजिए आपने किसी एक पर्सन को मार दिया, तो आप जो है लीगल कंप्लाइंसेस में फंस जाओगे, आपको सजा हो जाएगी, ठीक है. बट
जो जुडिशरी है उसके पास ये क्या राइट है कि वो बोल सकती है कि इस पर्सन को मार दीजिए, है ना, उसके पास क्या राइट है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जब आप इंडिया और इंडिया के कल्चर को इतना प्रमोट करते हो तो आपने कैपिटल पनिशमेंट क्लोज क्यों रखा हुआ है। देयर आर सेवरल कंट्रीज जिन्होंने इसको अवॉइड कर दिया है, बट इंडिया में ये स्टिल प्रैक्टिस किया जाता है कैपिटल पनिशमेंट। अब ये बोला जाता है कि हीनियस क्राइम जो भी होंगे उनके अगेंस्ट ये दिया जाना चाहिए, बट क्या आप किसी की लाइफ ले लेना उसे जस्टिफाई कर सकते हो? आप बताइए, कर सकते हो? तो इसका मतलब ये है कि समटाइम्स योर लीगल इंस्टीट्यूशंस वो आपके कल्चरल इवोल्यूशन को शो करते हैं। सो वो आपके लॉ से भी रिलेटेड है और वो आपके ह्यूमन काइंड या ह्यूमन नेचर से कनेक्टेड है, तो उससे भी रिलेटेड है। आप इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिए कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। हाँ जी, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सिर्फ इंडिया के कल्चर को करेगा, मैं ये बोल रही हूँ सवाल इंडिया के कल्चर पे उठाए जाते हैं। इसीलिए उठाए जाते हैं क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है वी आर दी वेलफेयर स्टेट, हमने ये वर्ड मेंशन किया हुआ है कि वी आर दी वेलफेयर स्टेट। तो वो बोलते हैं, अब मैं वैसे अगर आपको बताऊं कि हर कोई पर्टिकुलर सीएम कोई भी जो उसकी जॉब से कनेक्टेड सर्विस है वो सब लेते हैं, बट दिल्ली के सीएम ने शुरू में बोल दिया था कि मैं कोई सर्विस नहीं लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं ये लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। आफ्टर बिकमिंग सीएम उन्हें सब कुछ लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि सीएम इंडिविजुअल नहीं होता, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। अब कोई भी अगर क्रिटिसिज्म करे तो किसी और सीएम को नहीं बोलते कि इन्होंने ये सब चीज़ ली हुई है, बट क्योंकि इन्होंने नोटिस करके बोल दी थी तो उन्हें बोला जाता है कि पहले तो बोला था नहीं लेना और अब ले रहे हैं। सो वही चीज़ आ जाती है कि जब आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया दैट वी आर द वेलफेयर स्टेट, तो देन आप क्लोज क्यों रख रहे हो कैपिटल पनिशमेंट का? सो वो सब चीज़ें हैं, इस वजह से वो हमारा कल्चर शो करता है। ओके, हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है? चलें आगे, चलिए डिफरेंस बना दीजिए एंथ्रो एंड लो। एंथ्रो एंड लो, एक साइड लिखना है क्या डिफरेंस, एक साइड एंथ्रो एक साइड लो, दो ही है, इसमें ज्यादा लंबा नहीं बना देना। फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज सब्जेक्ट मैटर। सो पहला लिखिए स्कोप, स्कोप में क्या लिखोगे? वाइडर, और उसमें क्या लिखोगे? लिमिटेड। इसका चांस कम है कि लॉ के साथ कंपैरिजन करना आ जाए। वाई? बिकॉज इसके ऊपर इतनी बात होती नहीं है, लॉ से हमने कनेक्ट किया हुआ है बट इतनी बात होती नहीं है। इवन ना अब से ना मैं आपको लिस्टिंग भी दिया करूंगी टॉपिक रिलेटेड कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट हम 3 कैटेगरी बना लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर इम्पोर्टेंट एंड लीस्ट इम्पोर्टेंट। स्टार बनाए MI एंड LI, है ना, ये हो जाएगा। चलिए सो ये प्रैक्टिस हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन लिखिए स्कोप हो चुका है, नेक्स्ट लिखिए सब्जेक्ट मैटर। अब एंथ्रो के सब्जेक्ट मैटर में बेसिकली क्या लिया जाता है? उसमें लिया जाता है लॉ ऑफ गॉड, तो लिखिए लॉ ऑफ गॉड। गॉड, गॉड भगवान। ठीक है, वो तो मेथडोलॉजी में आ जाएगा। इसमें नीचे लिखिए ब्रैकेट बना के, इफ नॉट ओबे इंस्ट्रक्शंस ऑफ एल्डर्स, इफ नॉट ओबे इंस्ट्रक्शंस ऑफ एल्डर you will be punished, you will be punished। ठीक है, ये किस में चलता है? ये चलता है ट्राइब्स में। वो क्या समझते हैं, वो जो उनका आसपास के उनका जो नेचर है उसको वो गॉड समझते हैं, और अगर वो बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा भी कुछ कर दिया तो फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा, ये सब बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप लो।
lowest imposed among ritualistic obligation, lowest imposed among ritualistic obligations. मीन्स ये बोला जाता है, ब्रैकेट में लिखिए, लीगल आस्पेक्ट इज undifferentiated from overall activities of primitive man. प्रिमिटिव क्या है? प्रिमिटिव क्या है? एंशिएंट, the person, the society which is related to the ancient time. So हम अपने आप को क्या बोलेंगे? एडवांस सोसाइटी. हमारे से पहले कौन से आए थे? देखिए, हम में से कोई कोई तो सिविलाइज होगा, कोई कोई सिविलाइज नहीं होगा, बट मोस्टली तो बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो यू ऑल मस्ट बी द सिविलाइज्ड, है ना? है ना? अरे यस भी नहीं निकल रहा है. यू आर नॉट सिविलाइज्ड. शी इज सेइंग नो मैम. हाँ जी, यू ऑल आर सिविलाइज्ड ना? सो इसीलिए ये क्या है? इट इज रिलेटेड अनडिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रिमिटिव मैन. नेक्स्ट आ जाइए, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. देखिए, पूरे के पूरे 3 यूनिट में से इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी था. एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, 1.1, 1.2, 1.3. इसीलिए इसमें इतने ज़्यादा कंटेंट की और इतने ज़्यादा उसकी आप चिंता मत करना. इसमें से आपको क्या करना है? अपना काम छोटा करना है. छोटा क्या? तीनों पढ़ लिए, तीनों पढ़ के इंट्रो कंक्लूजन बना के रख लिया. बॉडी को आप चेंज कर सकते हो. स्कोप आ गया तो स्कोप लिखना है, डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस लिखना है, ओरिजिन डेवलपमेंट आ गया तो ओरिजिन डेवलपमेंट लिखना है. उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है. इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा, इन 3 चैप्टर में बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करना, और ना ही ज़रूरत है. फाइन. मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, याद उतना ही करो जितना कि याद रख सकते हो, एंड जितना कि लिख सकते हो. सो याद उतना ही करना है फॉर द मेंस, जितना आप याद रख पाओ और जितने को आप लिख पाओ. क्यों? क्योंकि 150 और 250 वर्ड से ज़्यादा करना ही नहीं होता. तो ये चिकनी चुपड़ी बातें आप आराम से लिख सकते हो अगर माइंड में कंटेंट है. ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. लिखिए, एंथ्रोपोलॉजी एंड, हाँ जी, एंथ्रो को कौन कौन सपोर्ट करता है? जोर से बोलो, बोलना है. पॉलिटिकल, इट इज लिमिटेड. अभी आएगा, हम तो उसको भी लिमिटेड कर देंगे. हमने सोशियोलॉजी को भी लिमिटेड कर दिया, हम तो सबको लिमिटेड करते चल रहे हैं. हमें करना ही यही है. लिखिए इसमें, ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस, ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस, ऐसे लिखना. देखिए, ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस स्टडीज 1, 2, 3. फर्स्ट लिखिए इसमें स्टेट. फर्स्ट लिखिए इसमें स्टेट, देन पॉलिटिक्स, देन गवर्नमेंट.
ये क्या कर रहे हैं हम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस वर्ड। सो पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये एक ब्रांच है सोशल साइंस की। सो पॉलिटिकल साइंस का खुद भी इवोल्यूशन नहीं हुआ था, सोशल साइंस से कुछ चुरा के लेके आई थी, फिर अपने आप को बनाया और फिर बोला कि हाँ हम है पॉलिटिकल साइंस। सो इसीलिए सोशल साइंस उसकी ऐसी ब्रांच जो कि स्टेट को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को पढ़े, उसे हम बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस। एंड साइंस इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू एंथ्रो। Why? Because anthropology is science of man in totality, space and time. So anthro ज़्यादा prominent है या political science? If we had borrowed so much material from various branches, तो we would say ourselves proudly हमने चोरी नहीं करी, सबके सामने से मटेरियल उठा के लाए हैं। हमने क्या किया है, हमने एंथ्रो में बेसिकली सारी ब्रांचेस, सारी डिसिप्लिन सामने बैठे हैं, सामने बैठे बैठे उनका मटेरियल उठा के लाए हैं, चुराया नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ने सोशल साइंस से चुरा लिया और चुरा के अपना बना लिया, तो हम सबसे बता के लेके आए हैं। ओके सर, नेक्स्ट इसमें लिखिए, नेक्स्ट, बिल्कुल, ही इज द, यस, ठीक है, लिखिए, पॉलिटिकल साइंस is that branch of social sciences that studies the state, politics and government. It deals extensively with analysis of political system. Okay, next लिखिए, as per Aristotle, political science means study of state. Political science means study of state. अच्छा, एक बार आप अपने नोट्स ओपन कर लीजिए, जहां लिखा है एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, वहां जो सेकंड पैरा है इंट्रो में, है ना, ग्रीक थिंकर, इसका लास्ट लाइन देखिए, उसमें एक वर्ड लिखा है, सिस्टम ऑफ जनरल प्रिंसिपल दैट पोस्ट द वे द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स वर्क। सो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बता देती हूँ, क्यों, क्योंकि नया वर्ड आज पता चला है आपको। इसका मीनिंग होता है टू पुट इन द पोजीशन, कि एक प्लेस पे लेके आना, एक पोजीशन पे लेके आना। सो इसके नीचे लिख लिए, पुट इन पोजीशन, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, सेकंड पैरा, उसमें लास्ट लाइन, उसमें लिखिए पुट इन पोजीशन और प्लेस। नेक्स्ट आ जाइए आप, 5 सब डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फाइव सब डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हाँ जी, लिखिए, फर्स्ट वन पॉलिटिकल थ्योरी, साथ साथ बनाते चलिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर। पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट लिखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट लिखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स।
नेक्स्ट लिखिए IR। IR इज बेसिकली, नेक्स्ट लिखिए पब्लिक लॉ। हाँ जी, यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी जहाँ लिखा है उसके नीचे लिखिए पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली है क्या? इट इज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट लिखिए इसी के नीचे एड्रेसिंग क्वेश्चन, एड्रेसिंग question about nature, addressing question about nature, scope, about nature, scope, legitimacy, of public agent, of public agent, of public agent की लीगलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई पब्लिक एजेंट होगा, ऐसे ही पब्लिक एजेंट नहीं बनेगा, वो लॉ के साथ है या उसको लीगलाइज किया गया है तभी वो बना है। मीन्स पब्लिक एजेंट देखिए जो पब्लिक के लिए काम करता है। हाँ समझ नहीं आ रहा? हाँ लीडर, बेसिकली पब्लिक एजेंट मीन्स द पर्सन हु वर्क फॉर द पब्लिक। एंड हमारे सिविल सर्वेंट के लिए यूज किया जाता है सिविल सर्वेंट, एंड गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है पब्लिक सर्वेंट। वो अपने आप को दिखाते हैं दैट वी आर योर सर्वेंट, एक्चुअली में सर्वेंट है क्या? इन केस किसी के एरिया में कोई इलेक्शन भी होते हो और फिर वहाँ पे कोई ऐसे मिलने आ गए हो तो किस तरीके से घर का मतलब ऐसे हो जाता है कि सारा का सारा पैसा इनकी खातिरदारी में ही लगा दें। देखा है आपने? अगर रूरल एरिया से हो तब देखा होगा, अर्बन एरिया से या फिर नहीं देखा होगा। नेक्स्ट लिखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें लिखिए लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज क्या आ सकता है? टैक्सेशन। टैक्स क्या होता है बेसिकली? टैक्स, टैक्स क्या है? अ काइंड ऑफ, हिंदी में बता दीजिए। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट हमें सर्विस दे रही है, उस सर्विस के अगेंस्ट में और एक सिटीजन होने के नाते हमें अपनी इनकम में से एक कुछ पर्टिकुलर एज आप एक लगा लीजिए कंपल्शन है, अगर हम उस प्रिस्क्राइब लिमिट को ब्रीच कर जाते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। सपोज अगर आपकी 1 ईयर का इनकम 2,50,000 है तब तो कोई बात नहीं, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, उससे भी ज़्यादा हो जाता है 10%, मतलब पूरा स्लैब होता है। सो ये होता है बेसिकली टैक्स। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कुछ एक्टिविटीज़ इन्होंने लॉ बना के दिया, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और IAS ऑफिसर को क्या बोला जाता है? इंडियन IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना के दिया है उसको उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, उनका ये काम होता है। सो बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा? जो भी उन्होंने एक्ट बना के दिया है उन एक्टिविटीज से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन। ये एक एग्जाम्पल लगा लो टैक्सेशन, अदर एग्जाम्पल कुछ भी आ सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट लिखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसमें लिखिए सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी एंड कंपैरिजन, सिस्टमैटिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम, ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम।
IR means so our political relation with other foreign countries. So हमारे अपने रिलेशन पर्सनल कैसे भी हो सकते हैं, बट पॉलिटिकल रिलेशन मीन्स पॉलिटिकल रिलेशन. सो उसमें क्या आ जाएगा, एक वर्ड बोला जाता है कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें आपको सबसे पहले फायदा किसका देखना है, अपना. सो हमारे जो इस टाइम पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर. सो अब बेसिकली वो क्या है, वो उससे पहले वो क्या रह चुके हैं, बेसिकली वो एक IFS ऑफिसर थे, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं. उनमें उनका जो पर्सनैलिटी है और उनका जो बात करने का, या अगर मैं बोलूँ ओरेटर जो हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का उनका बात करने का, और वर्ड्स के ऊपर मीन्स तभी बोला जाता है डिप्लोमैट्स. डिप्लोमैट्स मीन्स व्हाट, वर्ड्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हो. सो अभी बेसिकली क्या हुआ था कि इंडिया ने, जब हमारा ये रशिया और यूक्रेन का ये जो वॉर चल रहा था, आप सब मानोगे कि इंडिया ने इसके ऊपर ना कोई स्ट्रिक्ट अपना वर्डिक्ट दिया नहीं था. क्यों नहीं दिया था, क्योंकि हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है, और बाकी ये जो नेटो कंट्रीज हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन को, आप फेवर करना मतलब क्या, कि नेटो कंट्रीज को फेवर करना या उनके साथ चलना. सो उन्होंने क्या बोला, हमारी तरफ से जब ये पूछा गया ना UNSC में कि आप किसका साथ देना चाहते हो, सो हमने बोला था हम वोट ही नहीं करना चाहते इसमें, कि जो कंडेम कर रहे थे, तो हमने बोला हम वोट ही नहीं करना चाहते, हम हो गए साइड में. उसके बाद क्या बोला रशिया ने बोला कि मैं अपना ऑयल है डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा हूँ. फिर हमने क्या किया, हमने उसका ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे ले लिया. फिर एक मीटिंग में वो बैठे, किसी ने उनसे क्वेश्चन किया, किसी ने उनसे क्वेश्चन किया, उनसे पूछा कि आप एक तो ये बोलते हो कि इंडिया जो है वो पीस फैलाता है, हार्मनी फैलाता है वर्ल्ड में, दूसरा आपने यूक्रेन के केस में रशिया को कंडेम नहीं किया, तीसरा आप रशिया के साथ डील कर रहे हो. तो फिर उन्होंने क्या बोला, पहले तो उन्होंने अपना आराम से बात बता दी. फिर उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, पहली बात तो हम एज ए नेशन अपना बेनिफिट देखेंगे, सोवरेन नेशन है. दूसरा उन्होंने बोला कि आप देखिए, पहले जो यूरोपियन कंट्रीज रशिया से नेचुरल गैस ले रही हैं, जैसे ही वो बंद कर देगी, हम भी रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे. मीन्स उन्होंने सीधा सीधा वर्ड में बोल दिया कि पहले आप खुद देखो आप क्या कर रहे हो. सो इस तरीके की ये पर्टिकुलर चीज़ें क्या है, IR. सो पॉलिटिकल साइंस में IR मीन्स आपको डिप्लोमेट्स बनाया जाता है. अब आपको IFS मीन्स यू शुड हैव कमांड ऑन योर वर्ड्स, वो तो धीरे धीरे हो जाएगी. वाई, क्योंकि यहाँ पेपर पास करने के बाद आप एकेडमी में कितना टाइम बिताओगे, तो वहाँ आपको इसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ आपको डिफरेंट लैंग्वेज सिखाई जाएगी. सो कभी फ्रेंच सीखना, कभी जर्मन सीखना, ठीक है. ओके, नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ वन, पब्लिक लॉ. अच्छा, इसमें लिख लेना डिप्लोमेट्स, IR में लिख लीजिए डिप्लोमेट्स. पब्लिक लॉ में लिखिए पार्ट ऑफ लॉ that governs relationship between different institutions. हाँ जी, हो गया. सो ये आपका डायग्राम हो जाता है कंप्लीट. सिद्धार्थ ने कितना सुंदर डायग्राम बनाया है. नेक्स्ट लिखिए सिमिलैरिटीज बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. बेचारे ये वाले सिद्धार्थ डर गए कि मैम मेरे को क्यों बोल रहे हो. सिमिलैरिटीज बिटवीन एंथ्रो एंड PS लिख देना, बार बार बड़े बड़े वो मत लिखना, एंथ्रो एंड PS पॉलिटिकल साइंस. पहला क्या है, प्राउडली वी, अरे डिफरेंस नहीं है. पहले तो प्राउडली वी आर सेइंग कि पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसमें लॉ है और उसमें पॉलिटिकल साइंस है, एंड वी एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैज बोरोड पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस. Why? Because we want to form political anthropology. ठीक है, सो लिखिए
borrowed several concepts like power legitimacy, several concepts like power legitimacy. So ये हमने क्या किया है, ये हमने बोरो किया है और हम आराम से बताते हैं हमने बोरो किया है. सेकंड, देखिए वर्ड क्या है, बोरो करना. आप किसी से बोरो करने जाते हो, चुराते हो या सामने से मांगते हो? सामने से मांगा हमने. नेक्स्ट लिखिए PS, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस has brought changes in political theories along the development that is proposed by Anthro. So again I want to stress over this point that Anthro has proposed something to the political science and political science likes it and they had adopted it. So they had changed their political theories as per the Anthro. Next लिखिए थर्ड वन. हाँ जी बताइए. Along the development that is proposed by Anthro. Next आ जाइए थर्ड वन. नहीं हम लिखेंगे. Anthro is dependent upon, हाँ हमारी प्रेस्टीज के ऊपर बात आ गई है. Anthro is dependent upon political science. So I am repeating again. Anthro is dependent upon political science for its derived studies and conclusions. हाँ एक सेकेंड. हाँ जी देखो, डेराइव्ड स्टडीज का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की, डेराइव्ड अलग है, स्टडीज अलग है. आपने कोई स्टडी करी और उस स्टडी से आपने कुछ मीनिंग निकाला. सो वो जो मीनिंग निकाला है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टडी. फाइन. नेक्स्ट लिखिए डिफरेंस. लिखिए डिफरेंस. एंथ्रो एंड पॉलिटिकल साइंस. हाँ जी सबसे पहले क्या आएगा, और हमारा कैसा है, वाइडर. हाँ जी पॉलिटिकल साइंस का स्कोप कैसा है, लिमिटेड. सजा के लिखो. ठीक है, इसका जो वाइडर लिखा है ना, इसके नीचे लिखो political science of it is the study of primitive, present pre-industrial societies. It means why its scope is wider. Why? Because हम प्रिमिटिव का भी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रेजेंट का भी स्टडी कर रहे हैं,
और फिर हम जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टार्ट हुआ है उससे पहले जो आया प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, उसका भी हम स्टडी कर रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट आ जाइए पॉलिटिकल साइंस विद द लिमिटेड स्कोप। इट स्टडीज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एडवांस्ड प्लस मॉडर्न सोसाइटीज, एडवांस्ड प्लस मॉडर्न सोसाइटीज। सेकंड, सब्जेक्ट मैटर, इसमें लिखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर, एग्जामिन इवोल्यूशन ऑफ political system in relation to socio-cultural system, in relation to socio-cultural system। हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस में लिखिए स्टडीज इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न political system that is independent of other system। नेक्स्ट लिखिए थर्ड वन इज डील्स विद, फर्स्ट इज इन द एंथ्रो, स्पेशल नहीं लिखना है, स्पेशियल, ये रिलेटेड तो होता है किसी एक एरिया से, स्पेस से। देन स्ट्रक्चरल, देन organizational and functional aspect, नेक्स्ट उसमें लिखिए पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली डील्स विद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ओनली, देखिए हम किसी भी पर्टिकुलर, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स मैं बोलूँगी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है, कुछ डिपार्टमेंट हो गए। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, कि सबसे पहले होता है क्या, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद डिफरेंट मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में फिर आगे आ जाते हैं अदर ऑफिशियल्स, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं आईएएस ऑफिसर, एंड आईएएस ऑफिसर के भी नीचे फिर एसडीएम, और उनके नीचे भी इस तरीके से ये हायरार्की चलती रहती है। अब किस पर्टिकुलर सिस्टम या किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हायरार्की होगी ये डिपेंड करता है। अब एंथ्रो में तो हम स्पेस, एरिया, इन सब के बेसिस पे देखते हैं कि पर्टिकुलर क्या कहाँ कैसे किया जा रहा है, बट पॉलिटिक्स में हम सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सो अगर मैं बोलूँ पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ देखा जाएगा क्या कि एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है। सो बाय द वर्ड एग्जीक्यूटिव मेरा मतलब है कि मिनिस्टर, बाय द वर्ड लेजिस्लेटिव मेरा मतलब है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सो ये सब कुछ आ जाते हैं किसमें, एंथ्रो में। हम तो स्पेशल है, स्ट्रक्चरल है और ऑर्गेनाइजेशनल, एक अपना आप लगा लीजिए कि इसमें हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, आप उसको एरिया वाइज देखोगे। मान लीजिए कि जो ट्राइब्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के परव्यू में नहीं है, ना वो हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारा ट्राइबल मिनिस्टर बना हुआ है, बट क्या ट्राइब्स ट्राइबल मिनिस्टर को अपना वो मानेंगे कि ये हमारे जो गाइडलाइंस ये देंगे, ये हमारे लीडर हैं, हम वो मानेंगे?
नहीं ना, इस वजह से ये उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एडमिट नहीं करते हैं, इसीलिए इसका स्कोप वाइडर है कि इसमें हम अपना ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम भी लेते हैं और जो स्पेशल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो भी लेते हैं। फाइन, नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए फोर्थ वन, एग्जामिनेशन। फोर्थ वन, एग्जामिनेशन। इसमें आ जाती हैं डिटेल्स ऑफ सोशो-कल्चरल, डिटेल्स ऑफ सोशो-कल्चरल कंट्रोल सिस्टम, सोशो-कल्चरल कंट्रोल सिस्टम which is basis of power distribution, नेक्स्ट उसमें लिखिए डिटेल्स ऑफ distribution of power in terms of formality and informality. एंथ्रो में तो आपने क्या देखा, सोशो कल्चरल सिस्टम क्या है और फिर उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस तरीके से वो काम करते हैं। अब मान लीजिए नॉर्मली ये बोला जाएगा कि सपोज करो कि आपका एक फैमिली है और आपकी फैमिली में मान लीजिए आपके दादा दादी हैं, देन आपके पेरेंट्स हैं, देन आप हो। अब आपके जो दादाजी हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं और इस स्टेज पे आके आपके फादर भी रिटायर हो चुके हैं। नाउ यू आर द ओनली एक्टिव पर्सन हु इज अर्निंग मनी। अब वो मान लीजिए पैसा किसका है, अर्न कौन करके लेके आ रहा है, आप। सो डिस्क्रिशनरी किसकी होनी चाहिए यूज करने की, आपकी। बट आप अपना सैलरी या आप अपना पैसा आके हाथ में रख देते हो अपने फादर के, और आपके आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और आपके फादर आउट ऑफ रिस्पेक्ट पैसा रख देते हैं आपके दादाजी के हाथ में, और उसके हिसाब से ही घर में कंजम्पशन पैटर्न होगा, घर का एक्सपेंडिचर होगा। सो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए जो फैमिली है दैट इज ऑल्सो अ ऑर्गेनाइजेशन, अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी अपना, देखिए हर घर का काम करने का तरीका अलग होता है। किसी घर में हर कोई पूजा करने के बाद खाता होगा, किसी घर में बिना नहाए किचन में एंटर नहीं करते होंगे, किसी घर में सर पे दुपट्टा रख के तभी फीमेल खाना बनाती होंगी, किसी में ये सब नहीं किया जाता होगा। सो हर फैमिली, every family is considered as an organization and they have their own rules and regulation, ये आप मानोगे। सो एंथ्रो में हम जो रूल्स रेगुलेशन है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वी कंसीडर देम in terms of socio-cultural behavior, means there must be a distribution of the society, the distribution of power according to the norms, कि फैमिली का नॉर्म्स क्या है। अब मान लीजिए कि आप तो कमाए रहते हैं, अब आपकी बहन भी कमाने लगे, बट वो अपना पैसा नहीं देना चाहती, क्यों? क्योंकि उसे शॉपिंग करनी है। सो अब अगर आप, क्योंकि उनसे बड़े हो, आप ये फॉलो कर रहे हो और आपकी बहन ये फॉलो ना करे, तो वो बिहेवियर क्या माना जाएगा? क्या उसे सिविलाइज मानेंगे? नॉन सिविलाइज मानेंगे। देखिए, बट आप ये बताइए कि जो पर्सन अर्न कर रहा है, अगर वो अपनी परचेजिंग पावर या अपने स्पेंडिंग पावर रखना चाहता है तो वो गलत तो नहीं होगा। उसे आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये गलत है, बट उस फैमिली का नॉर्म ये है, उनके अकॉर्डिंग सिविलाइज सोसाइटी के रूल ये हैं, समझ रहे हो। बट पॉलिटिकल साइंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो फाइंडिंग्स, जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, इसमें लिखिए कि ऑर्डर को कैसे मेंटेन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ mechanism of social control and system of flow, social control and system of flow।
कि पर्टिकुलर सिस्टम में किस तरीके से फ्लो हो रहा है ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे यहाँ कंट्रोल या फिर ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा. बट इन द पॉलिटिकल साइंस, on the basis of law court, military forces which constituted a judicial machinery. Okay, law court, military forces which constituted a judicial machinery. Next, sixth one, methodology. क्या मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर मीन्स कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, एंथ्रो में स्टडीज, सब्जेक्ट का फाइंडिंग्स, मतलब पूरा वर्किंग जो भी करना है वो कैसे किया जाता है, उसमें आप कैसे ऑर्डर मेंटेन करके रखते हो. मीन्स कि फैमिली में कैसे ऑर्डर मेंटेन होता है, कल्चर में कैसे होता है, रिलीजन में कैसे होता है, पॉलिटिक्स में देखेंगे या पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है. तो मुझे बताइए, इट्स वेरी इजी टू मेंटेन द डेकोरम इन द फॉर्मल में. जैसे कि आप ये हर किसी का एक डेकोरम होता है, बैठने का भी इवन. मीन्स अगर आप देखोगे ना कि रेड फोर्ट पे जब 26 जनवरी को जो परेड होता है उसमें जो सीटिंग का अरेंजमेंट होता है ना, उसका एक डेकोरम होता है कि किसका सीट कितना आगे रहेगा, किसका किसके पीछे रहेगा, कौन सा उसके पीछे बैठेगा. सो ये पूरा डेकोरम होता है. सो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में ये डेकोरम मेंटेन करना ईजी है. क्यों? क्योंकि वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेगा. बट यहाँ पे रिलीजन, कास्ट, अब कुछ मान लीजिए चाइल्ड अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं. सो वहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना इज नॉट दैट मच इजी एंड उसमें सिस्टम ऑफ फ्लो की ज़रूरत है. अगर आपके दादाजी सेम मीन्स अगर आपके फादर रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके दादाजी की, तभी आप रिस्पेक्ट करना सीखोगे देख के अपने फादर की एंड एल्डर्स की. सो देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ फ्लो टू मेंटेन द ऑर्डर. फाइन. नेक्स्ट लिखिए 6th वन मेथोडोलॉजी. फर्स्ट क्या आएगा? फील्ड वर्क ओरिएंटेड. एंड पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट यूज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वे टू स्टडी प्रैक्टिकल लाइफ. Structural and functional way to study practical life. भैया इसके बाद कौन सा क्लास और कितने बजे शुरू होना है? 2:30 बजे है. तो टाइम ले सकते हो ना थोड़ा? हाँ, 2 नहीं अभी होगा तो नहीं, 2 बचे हुए हैं हमारे. एंथ्रो एंड लाइफ साइंसेस, एंथ्रो एंड मेडिसिन. नहीं वो तो अभी नहीं होगा, वो तो कल ही करवाया जाएगा. नहीं क्या है ना कि आज करंट अफेयर की क्लास की वजह से हमारा टाइम वो हो गया है. अदरवाइज डेली का हम कोशिश तो करेंगे, बट कल आपको सबको आंसर ज़रूर लिखना है, ट्राई करना है. ओके. हाँ, इसमें वैल्यू एडिशन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका जैसे ये मीनिंग वगैरह इसमें ऐसा कुछ वैल्यू एडिशन करने को था नहीं. हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. नहीं है तो फिर ठीक है, तो फिर हम करते हैं रैप अप. ओके. हाँ जी, ऑनलाइन में है. गुमनामी के अंधेरों में कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बोलना है, कुछ भी बोलना ही नहीं है. चलो कम से कम नो मैम तो बोला. ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय.